हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे मिडिवल पीरियड ऑफ टाइम में इंडिया का पॉलिटिकल मैप रीशेप हो रहा था। कल हम लोगों ने देखा था कि कैसे दिल्ली सल्तनत की डिफरेंट डायनेस्टीज जो थी वो इंडिया में एग्जिस्ट कर रही थी और काफी सारे और राजाओं से इनको रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड हो रही थी। इसके साथ हम लोगों ने बर्मन किंगडम को देखा था, हम लोगों ने विजयनगर एम्पायर की डिस्कशन करी थी। दिल्ली सल्तनत की डिफरेंट जो डायनेस्टीज थी जिसमें हम लोगों ने स्लेव डायनेस्टी की बात करी, हम लोगों ने बात करी ऑफ खिलजीज, खिलजी कह लो खलजी कह लो, मर्जी है आप लोगों की। इसके अलावा वी टॉक अबाउट तुगलक्स, हमने मोहम्मद बिन तुगलक की बात करी थी जिसने दो बड़े ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स रखे थे जिसकी वजह से उनको वाइज फूल का दर्जा हम लोगों ने दिया था कि उन्होंने कॉपर के कॉइन्स को सिल्वर और गोल्ड की वैल्यू प्रोवाइड कर दी थी। और साथ ही साथ जो पूरी कैपिटल है फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद उन्होंने शिफ्ट कर दी। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी शिफ्ट करने की बजाय पूरा का पूरा जो पॉपुलेशन है, जो सिटी है सारी के सारी, वही उन्होंने ट्रांसफर करवा दी थी। सो दैट वाज काइंड ऑफ वेरी पैथेटिक डिसीजन टू टेक, और इसी वजह से काफी सारे जो लोग हैं उनके खिलाफ भी हो गए थे। एंड अल्टीमेटली डायनेस्टी सैयद्स वाली आई यहाँ पर, एंड लास्ट में आते हैं लोधी डायनेस्टी। ये 5 जो डायनेस्टीज हैं ये आपने याद रखनी है। इंपॉर्टेंट जो रूलर्स थे इनमें हमने डिस्कशन करी थी उनके बारे में, जैसे खिलजी डायनेस्टी में अलाउद्दीन खिलजी की हमने बात करी थी। ठीक है, तो ऐसे ही ना धीरे धीरे बहुत सारी चीजें चेंज होंगी। अब इंडिया में आएगा मुगल एम्पायर का इस्टेब्लिशमेंट। अब 1526 में होती है आपकी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। 1526 में किस किस के बीच होगी? बाबर के बीच में होगी। बाबर जो सेंट्रल एशिया में, जो आज उज्बेकिस्तान वाला एरिया, यहाँ पे समरकंद उस टाइम पर हुआ करता था, तो समरकंद से ये आए थे यहाँ पे। ठीक है, और साथ ही साथ जो इब्राहिम लोधी, यहाँ पर जो लोधी डायनेस्टी के लास्ट रूलर माने जाते हैं, उन दोनों के बीच लड़ाई होती है। अब ये लड़ाई बताएगी कि भाई पूरे इंडिया में किसका जो एम्पायर है वो बिल्ड होगा। क्या लोधी डायनेस्टी रहेगी यहाँ पर या मुगल्स का एम्पायर एस्टैब्लिश होगा? तो इस बैटल ऑफ पानीपत में, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में जो बाबर है वो जीत जाते हैं एंड अल्टीमेटली मुगल एम्पायर इंडिया में हो जाता है एस्टैब्लिश। ओके, अब बाबर के बारे में ये माना जाता है कि दैट ही इज वेरी फेमस फॉर स्लॉटरिंग पीपल, जो उसके धर्म में नहीं मानते हैं, जो उसकी बातों को नहीं मानते हैं। काफी जो लूटिंग है फ्रॉम टेम्पल्स वो उसके लिए भी काफी फेमस माने जाते थे। तो ही वॉज द डिसेंडेंट ऑफ तैमूर। आपको याद होगा मंगोल इन्वेजन हम लोगों ने जब डिस्कशन किया था कि इंडिया में इन्वेड किया था इन्होंने भी, तो उनके डिसेंडेंट्स हैं ये भी। तो बाबर ने ना ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम है बाबरनामा। इस बाबरनामा में ना बहुत सारी चीजें इन्होंने लिखी कि भाई जो है मैं तो बहुत कल्चर्ड हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, क्यूरियस हूँ, मुझे चीजों के बारे में समझना बहुत अच्छा लगता है। तो ये ना कहीं कहीं एविडेंट है इस पूरी बुक में कि ऐसा ऐसा उनके दिमाग में थॉट चल रहा था खुद के लिए ही। लेकिन इस बुक में बहुत कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि ही वॉज अ वेरी ब्रूटल एंड रूथलेस कॉन्क्वेरर। उसने पूरी की पूरी जो सिटीज के लोग थे उन सबको जो है मरवा दिया। जो विमेन हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उनको स्लेव बना लिया। एंड अल्टीमेटली एक ऐसी जगह थी उनके पूरी सिटी में जहां पर वो लोग जो उसकी बात नहीं मानते थे, उसके धर्म को नहीं मानते थे, उनको उनके सिरों को काट के वहां पर लटकाया जाता था। सो दैट वाज काइंड ऑफ रूथलेस बिहेवियर दैट बाबर डिड। ठीक है, तो 1526 से लेकर 1530 तक जो है इन्होंने रूल किया। बाबरनामा में ये बताया कि भाई हम जो है हिंदुस्तान को छोड़ के समरकंद वापस क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जो हिंदुस्तान है ये बहुत ही वेल्दी, प्रॉस्परस और एक लार्ज कंट्री है जहां पर लोगों की रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए जो रिसोर्सेज है वो यहीं पर ही अवेलेबल है। मौसम भी ठीक ठाक है, बारिश वगैरह भी होती है, ठंड भी होती है, तो ये जो मौसम है ये बिल्कुल फिट है किसी भी इंसान के काम करने के लिए। सो दैट्स व्हाई ही नेवर वेंट बैक टू समरकंद वाला एरिया। ठीक है, 1526 से 1530 तक ये रूल करते हैं। 1530 में इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद इनके बेटे आते हैं जिनका नाम है हुमायूं। जो हुमायूं है वो रूल करते हैं। अब 1530 से 1540 तक तो बढ़िया रूल होता है, लेकिन हुमायूं ना उतने एफिशिएंट रूलर थे नहीं जितने कि उनके फादर थे। 1540 तक इन्होंने रूल किया। उसके बाद में आती है यहाँ पर आपकी सूर डायनेस्टी। जो शेरशाह सूरी जो है इंपॉर्टेंट लीडर इसके माने जाते हैं, जिन्होंने जीटी रोड भी बनवाई है। तो इन्होंने ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो ऑक्यूपाई किया और हुमायूं को वहां से निकाल दिया। हुमायूं जो है उस पूरे एरिया से भाग गए। 1540 से लेकर 1555 तक ये जो पूरा टेरिटरी है ये रहा सूर डायनेस्टी के अंडर। ठीक है, लेकिन उसके बाद हुमायूं ने काफी सारी जगहों से हेल्प मांगी, जो उसके पूरे नेटिव वाले एरियाज थे वहां से भी लोग आए इसकी हेल्प करने के लिए। एंड अल्टीमेटली 1555 में दोबारा जो है इन्होंने अपना रूल स्टैब्लिश कर लिया। लेकिन 1556 में ही इनकी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के डेथ हो जाती है
एंड अल्टीमेटली अब जो पूरा एरिया है ना तो अब सूर डायनेस्टी है और ना ही वहां पे जो है कोई मुगल का बढ़िया रूलर है। तो उस टाइम पर जो अकबर हैं जो सिर्फ 13 साल के ही थे जब हुमायूं की डेथ हुई, उनको गद्दी पर बैठा दिया गया था। ठीक है, अब सूर डायनेस्टी तो बेसिकली जो है शेरशाह सूरी तो मर चुके थे उस टाइम पे, लेकिन उनके पीछे ना उनका एक स्किल्ड मिलिट्री कमांडर था हेमू, और चीफ मिनिस्टर वजीर थे जो वो अंडर वन ऑफ द लास्ट सूरी रूलर्स। इन्होंने दिल्ली को कैप्चर करके रखा और जो है उनको हेमचंद्र विक्रमादित्य का भी नाम दिया गया था। इन्होंने बहुत सारी मिलिट्री सक्सेसेस को हासिल किया, काफी सारी जो बैटल्स हैं उनमें जीत हासिल करी। तो 1556 में एक बैटल होती है जिसका नाम है बैटल ऑफ पानीपत। दिस वाज द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन अकबर एंड हेमू। हेमू वाज द सूर रूलर। तो अल्टीमेटली इस पूरे सिस्टम में ना जीत होती है अकबर की। तो इसीलिए जो है अल्टीमेटली हेमू वाज ब्रॉट टू अकबर हु हैड हिम बेहेडेड। अकबर सून रिक्लेम्ड दिल्ली फॉर द मुगल्स। तो 1540 से 1555 एरिया तक ये जो पूरा दिल्ली का एरिया था दैट वाज विद द सूर डायनेस्टी, सूरी रूलर्स के हाथ में थी। ये दोबारा से अकबर के पास आ गई। अब जब अकबर रूल में आए तो आप लोग अकबर को, वैसे तो हम लोग जैसे ना इमेज सी बनी होती है कि बहुत ही समझदार, बहुत ही जो है अच्छे रूलर के तौर पर हम उनको जानते हैं, बट स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था। स्टार्टिंग में जब अकबर रूल कर रहे थे तो काफी ज्यादा इनका जो एक ना पूरा सिस्टम है, इट वाज अ ब्लेंड ऑफ ब्रुटैलिटी एंड टॉलरेंस शेप्ड बाय एम्बिशन एंड स्ट्रैटेजी। यहाँ पर आपको इनकी ब्रुटैलिटी भी दिखेगी, यहाँ पर आपको इनकी स्ट्रैटेजी भी दिखेगी, यहाँ पर आपको इनकी टॉलरेंस भी दिखेगी, लेकिन अब बहुत आगे आने वाले टाइम में दिखेगा। जब अकबर 25, 24, 20 साल के थे तब उनका जो पूरा रूल था वो बहुत ही ज्यादा रुथलेस और बहुत ही ब्रूटल था। अगर आप जो है जैसे इस एनसीईआरटी में चीजें दी हुई है कि भाई काफी जो पहले वाले कॉन्क्वेस्ट थे उन्होंने कोई मर्सी नहीं दिखाई। सबसे पहला जो इनका जैसे मतलब एक वन ऑफ द एविडेंसेस है चित्तौड़गढ़ का फोर्ट, आप लोगों ने सुना होगा, राजस्थान में है। इसको 5 महीने के लिए घेर के रखा गया था। तो वहां के राजा काफी ज्यादा रेजिस्ट कर रहे थे इनके इन्वेजन को, लेकिन बाद में जो है काफी मतलब सिस्टम ठीक हुआ एंड अल्टीमेटली इनकी जो आर्मी है वो पूरे उस फोर्ट को ब्रीच करके अंदर घुस जाती है। तो काफी टाइम तक जो राजस्थान के रूलर्स थे उन्होंने काफी रेजिस्ट किया, काफी मुगल की आर्मी को लॉसेस भी झेलवाए, तो काफी ज्यादा जो है जीत के कगार पर पहुंच चुके थे ये। बट अल्टीमेटली जो है काफी जो फोर्ट फाइनली ब्रीच्ड और जो लोग हैं वो काफी ज्यादा नंबर में मरे, और इनकी आर्मीज के पहुंचने से पहले ही वहां की जो लेडीज थी उन्होंने जो है ग्रुप जौहर परफॉर्म कर दिया, क्योंकि दे डिडंट वांट टू बी स्लेव ऑफ मुगल आर्मी। ठीक है, तो जौहर की जो प्रथा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जिसमें 30,000 सिविलियंस का ऑर्डर दिया था इन्होंने मारने का कि भाई इन सब लोगों को मार दो। दैट वाज द बिगेस्ट मैसेकर ऑफ हिस्ट्री। तो इस टाइम पे जो अकबर का रूल है वो बहुत ज्यादा ब्रूटल है, बहुत ज्यादा रुथलेस है। इसको हम टॉलरेंट पॉलिसीज कहीं पर भी नहीं कह सकते। तो इनकी इसी स्ट्रैटेजी की वजह से, इनके इसी बिहेवियर की वजह से काफी सारा जो एरिया इन्होंने ऑक्यूपाई किया, और जितने भी एरियाज में इन्फिडल्स थे, मतलब जो इस्लाम को नहीं मानते थे, उन सभी एरियाज में वहां पर ये गए। जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया उनको छोड़ दिया गया, जिन्होंने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया उनको फिर मार दिया गया। तो काफी ज्यादा जो है आपको इसमें देखने को मिलेगा कि काफी ब्रूटल बिहेवियर है इनका। धीरे धीरे इनकी एज बढ़ती है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो जो है इनका एम्पायर भी ग्रो करने लग जाता है। फिर बाद में जो है ना थोड़ा बहुत इनका जो अप्रोच है वो थोड़ी सी लीनियंट हो जाती है। सबसे पहले तो ये जजिया टैक्स को अबॉलिश करते हैं। हमने पढ़ा था कि खलजी के टाइम पर कैसे जजिया टैक्स लगाया हुआ था कि जो आप नॉन मुस्लिम्स हैं, अगर आपको यहाँ पे रहना है, आपकी प्रोटेक्शन हम करेंगे, आपको जबरदस्ती जो है आर्मी में सेवा नहीं देनी पड़ेगी, बट आपको टैक्स देना पड़ेगा जिसका नाम है जजिया टैक्स। उस जजिया टैक्स को अबॉलिश कर दिया था अकबर ने। तो धीरे धीरे चीजें टॉलरेंट बनती चली जा रही हैं। जिजिया टैक्स को एबॉलिश किया, साथ में सुलह कुल का डॉक्ट्रिन जो है इन्होंने प्रमोट किया। इसका मतलब है पीस विद ऑल। सुलह कुल मतलब कि सभी धर्मों के साथ जो है फेथ हमें बनाकर रखना है और टॉलरेट करना है, मतलब आपस में हमें लड़ना नहीं है। तो सुलह कुल की पॉलिसी इन्होंने अपनाई। ठीक है, इसके अलावा जो हिंदू ऑफिशियल्स थे वो भी काफी हाई पोजीशंस में रखे गए। सिर्फ इस्लामिक या मुस्लिम्स ही नहीं पूरे के पूरे गवर्नेंस में थे, बल्कि हिंदू ऑफिशियल्स भी इसमें ऐड थे। और अदर बोल्ड रिफॉर्म्स भी इन्होंने करे, जैसे कि जो काफी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है वो हिंदूज के हाथ में दी। तो पहले जहां पर जो इस्लाम को प्रमोट करने के लिए इतने लेवल पर मैसेकर हुआ करते थे, अब एकदम से जो है चीजें चेंज हुई हैं और
सुलह एक कुल की पॉलिसी से काफी सारे जो सिस्टम्स हैं वो चेंज हुए हैं। इनके एक हिस्टोरियन थे, बायोग्राफर थे अबुल फजल। आपको याद होगा अकबर के कोर्ट में ना 9 रत्न हुआ करते थे, जिसमें तानसेन, बीरबल, है ना, अबुल फजल भी उसमें से एक थे। तो अबुल फजल वाज अ काइंड ऑफ हिस्टोरियन एंड बायोग्राफर। इन्होंने इसमें लिखा कि भाई अल्टीमेटली जो है अकबर ने ये माना कि जब मैंने पहले रूल करने का मेरा तरीका था वो बहुत ही ज्यादा रूथलेस था, उसकी जरूरत थी नहीं। लोगों को जो है एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, और तभी लोग जो आपका रूल एक्सेप्ट करते हैं, वरना अदरवाइज वो आपसे सिर्फ डरते हैं। दे डोंट रिस्पेक्ट यू एज योर रूलर, है ना। तो एक तो ये, तो धीरे धीरे उन्होंने लिखा कि भाई एज आई ग्रू इन नॉलेज आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद शेम नॉट बीइंग अ मुस्लिम माई सेल्फ। मैं खुद मुस्लिम नहीं हूँ, है ना, तो मतलब मैं क्यों वो सारे काम औरों से करवा रहा हूं जो कि मतलब हिंदूज हैं या कोई और धर्म से बिलोंग करते हैं। तो ये बातें लिखी हुई हैं अबुल फजल ने, है ना। तो ये सारी बातें लिखी हैं। इसके अलावा भी जो है 1556 से 1605 तक कम से कम 50 साल का इनका रेन रहता है, जिसमें इन्होंने काफी सारे एरियाज पे ऑक्यूपेशन किया, जिसमें कश्मीर, सिंध, अफगानिस्तान, डेक्कन, ये सभी एरियाज शामिल हैं। तो अकबर के टाइम पे जो एरिया है वो काफी ज्यादा एक्सपैंड कर रहा था। अगर आप मैप में देखोगे, देखो ये पूरे ऐसे डब्बे डब्बे से बने हुए हैं, ये इसमें आपका पूरा मुगल एम्पायर है अंडर अकबर। अकबर के टाइम पर ये सारा सिस्टम जो है वो प्रेजेंट था। इसके अलावा औरंगजेब के टाइम पे तो मतलब जो है काफी और एरिया भी इसके अंडर आ गया था। मतलब सिर्फ ये पूरा नॉर्थ इंडिया ही नहीं बल्कि डेक्कन का ये सारा जो एरिया था वो भी औरंगजेब ने अपने अंडर ले लिया था। इसके अलावा ये राजपूत टेरिटरीज हैं, ये मेवाड़ और मारवाड़ वाले जो एरियाज हैं वो यहाँ पर आपको मिलेंगे। यहाँ पर आपका सिख एम्पायर है। तो ये मतलब कहने का ये है कि औरंगजेब के टाइम तक आते आते काफी सारे जो चीजें हैं वो चेंज हो चुकी थी, और एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी और भी ज्यादा लेवल पर जा चुकी थी। ओके, सो दैट वी हैव टू डू। तो अकबर के बारे में पता होना चाहिए कि भी इन्होंने क्या क्या काम किया, क्या क्या नहीं किया। इसके अलावा हम देखेंगे जैसे अकबर जो थे वो वैसे पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने काफी सारे जो इंडियन टेक्स्ट हैं उनको जो संस्कृत में लिखे हुए थे उनको पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया था, जिसमें एक है आपके महाभारत जो हम पढ़ते हैं सारे, इसको रज्मनामा भी कहते हैं पर्शियन में, और द बुक ऑफ वॉर, रामायण को भी, भगवत गीता को भी, पंचतंत्र को भी, इन सभी बुक्स को इन्होंने जो है ट्रांसलेट करवाया इनटू पर्शियन लैंग्वेज। और यहाँ पर जो फतेहपुर सिकरी वाला आपने देखा होगा सिटी, इसमें ये पंचमहल बनाया हुआ है, तो यहाँ पर ना एक हाउस ऑफ ट्रांसलेशन भी हुआ करता था, जहाँ पे सारे लोग बैठते थे जो संस्कृत टू पर्शियन लैंग्वेज चीजों को ट्रांसलेट करते थे। तो इसी वजह से जो है काफी सारा जो अकबर का रेन था वो काफी पीसफुल हुआ। काफी मैट्रिमोनियल अलायंसेस जो है उन्होंने करी, सो दैट राजस्थान वाले एरियाज में राजा हैं वो उनको रेजिस्टेंस ना प्रोवाइड करे और कोई लड़ाई वगैरह ना हो। तो ये सब के लिए अकबर बड़े फेमस माने जाते हैं। बट स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था। स्टार्टिंग में बहुत ही रुथलेस, बहुत ही ब्रूटल बिहेवियर था इनका सभी लोगों के लिए। ओके, देन अब इनके अकबर का जो बेटा है जहांगीर आता है, ठीक है, तो वो भी जो है काफी सारी चीजें इनके हिसाब से ही करता है, काफी आर्ट आर्किटेक्चर को भी प्रमोट करता है। उसके बाद इनके बेटे शाहजहां आते हैं जो बड़े फेमस हैं किसके लिए, आगरा में ताजमहल बनवाने के लिए। और इसके साथ ही इन्होंने जो है हुमायूं का मकबरा भी बनवाया था, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली में और रेड फोर्ट, और जो है रेड फोर्ट दिल्ली और आगरा दोनों में बनवाया था शाहजहां ने। तो शाहजहां के टाइम पे ना बहुत ज्यादा बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा, तो शाहजहां इसलिए फेमस है। मिनिएचर पेंटिंग वाला जो सिस्टम है ना ये भी जहांगीर के टाइम पर काफी फेमस हुआ था। मिनिएचर पेंटिंग मतलब ना ऐसे बहुत छोटे लेवल पर पेंटिंग करना, मतलब कि बहुत छोटे पैनल्स पे पेंटिंग करना, बहुत ही एक्यूरेसी के साथ, बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स के साथ पेंटिंग करना। तो जहांगीर के टाइम पे जो है काफी बड़े लेवल पर इसको हम लोगों ने प्रमोट किया था। अब बात आती है शाहजहां के बाद। शाहजहां के ना बेटे थे दारा शिकोह, जो बड़े बेटे थे। अब वो चाहते थे कि उनकी डेथ के बाद जो दारा शिकोह है वो गद्दी पर बैठे, बट औरंगजेब ने बेसिकली क्या किया कि भाई उनको मार दिया एंड अल्टीमेटली जो गद्दी है अपने हाथों में ले ली। सो 1658 में इन्होंने अपने आप को जो है एम्परर घोषित कर दिया। जो भी इनके रास्ते में आया कि भाई रूलर बन सकता है ये नहीं बन सकता है, उन सबको इसने मार दिया। किसी को जेल में डाल दिया, किसी को जो है ऊपर ही पहुंचा दिया। तो अल्टीमेटली 1658 से लेकर 1707 तक का जो टाइम पीरियड है वो औरंगजेब का टाइम पीरियड है, एंड ही इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल एम्परर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और ये जो पूरा इन्होंने लगभग जो है आपके 51 साल इन्होंने भी राज किया है। तो इस टाइम पे चाहे डेक्कन हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे नॉर्थ हो, चाहे कोई एरिया हो,
सब कुछ जो है इनके अंडर में आ जाता है। ठीक है, तो औरंगजेब 1707 में जब इनकी डेथ होती है ना, तो वही एक टाइम पीरियड है जो कि मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल बनता है, कि इनके जैसा जो रूलर है जो पूरे एम्पायर को एक सूत्र में बांध सके, ऐसा बाद में फिर कोई आया ही नहीं। तो औरंगजेब की डेथ के बाद डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर स्टार्टेड। ओके, सो आपको ये ध्यान रखना है। अब औरंगजेब की अगर बात करें, औरंगजेब ने ना बहुत सारे एरियाज में जो अपने मिलिट्री है वो सब भेजी। इसके अलावा जो है ग्रेटेस्ट एक्सपेंशन औरंगजेब के टाइम पर ही देखने को मिलती है। डेक्कन में इन्होंने वॉर किया, साथ में जो है जो मतलब जितने भी जैसे राजपूत वाला एरिया है या फिर जाट वाला एरिया है, पंजाब हरियाणा पंजाब वाला, इन सब में इनकी काफी ज्यादा जो इंटरफेरेंस है वो देखने को मिलती है। एंड अल्टीमेटली जो है इसके बारे में ये बोला जाता है कि भाई ये थोड़े से ना रिलीजियस टाइप के थे, इस्लाम के सुन्नी सेक्ट से बिलोंग करते थे। जैसे इस्लाम में दो सेक्ट होते हैं, एक सुन्नी होता है, एक शिया होता है, तो ये सुन्नी सेक्ट से थे। और अकबर की तरह ऐसा नहीं था कि भाई इनको रिचुअल्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम तो कोई रिलीजियस जो सेरेमनीज है वो नहीं करवाते हैं। इन्होंने रिलीजियस सेरेमनीज को भी काफी प्रमोट किया एंड अल्टीमेटली सारी वो प्रैक्टिसेस जो अन इस्लामिक थी उनको बैन कर दिया गया। अब जो अकबर थे उन्होंने जिजिया टैक्स को अबॉलिश किया था, उन्होंने पिलग्रिमेज टैक्स को भी अबॉलिश किया था कि भाई अगर आप किसी भी जगह पे जाते हैं तो आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन औरंगजेब ने जिजिया टैक्स को दोबारा इंट्रोड्यूस किया नॉन मुस्लिम्स के ऊपर, और पिलग्रिमेज टैक्स भी देना पड़ेगा हिंदूज को अगर वो अपने सीक्रेट प्लेसेस पर जा रहे हैं। तो अपने खुद के सीक्रेट प्लेस पर जाने के लिए भी जो हिंदूज हैं उनको पिलग्रिमेज टैक्स देना पड़ता था। ये सब अकबर ने खत्म कर दिया था, बट औरंगजेब ने आते ही इसको रीइम्पोज कर दिया। तो औरंगजेब का जो टाइम पीरियड है उसमें काफी ज्यादा मिलिट्री एक्सपेंशंस भी हुए, काफी जो है मिलिट्री को काफी काम दिया गया था कि आपने आज वहां जाना है, आज वहां जाना है। इस पूरे एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज की वजह से ये माना जाता है कि जो मिलिट्री है वो काफी थक गई होती है, जो ट्रेजरीज हैं वो खाली हो चुकी होती है, क्योंकि जितना ज्यादा आप पैसा वॉर में लगाते हैं उतना पैसा अगर आप वेलफेयर में लगाएंगे तो लोग जो है आपके साथ आ जाएंगे। बट मिलिट्री को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए उन्होंने पैसे लगाए और ट्रेजरी खाली हुई, एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि जो मुगल एम्पायर है औरंगजेब की डेथ के बाद इतना डिक्लाइन क्यों किया, क्योंकि इनके टाइम पे जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो भी काफी ज्यादा खत्म होना शुरू हो गया था, और जो मिलिट्री है वो भी काफी थक गई थी कि भाई हर जगह जो है हर बार हमें जाना पड़ता है, अटैक करना पड़ता है, और काफी सारे जो सोल्जर्स हैं वो हमारे मर जाते हैं। तो ये सब चीजें जो है औरंगजेब के लिए बड़ी फेमस मानी जाती है कि उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। अब इसके अलावा आप बात करेंगे कि कई लोग ऐसा कहते हैं कि जो औरंगजेब थे ना उनका ये सारा ना स्ट्रैटेजी था पॉलिटिक्स में रहने का, और जो है अपने एम्पायर को स्ट्रेंथन करने का, इसकी डोमिनेंस को बनाए रखने का। तो इन्होंने जो भी किया वो मतलब इस वजह से किया। लेकिन कई स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि इन सब के पीछे इनके जो सेल्फिश मोटिव्स हैं वो भी प्रेजेंट थे। सिर्फ और सिर्फ एम्पायर की स्टैब्लिशमेंट ही नहीं, उसकी प्रोलिफरेशन ही नहीं, बल्कि इनके जो सेल्फिश मोटिव्स हैं उनकी वजह से भी जो है इन्होंने काफी सारे जो स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं या टेम्पल्स हैं उन सबको गिरवा दिया था। जितनी भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उनको बैन करवा दिया था। बनारस हो चाहे मथुरा हो चाहे सोमनाथ हो, जितने भी टेम्पल्स हैं, सिख गुरुद्वाराज हो, उन सबको डिमोलिश करवा दिया था कि भाई कोई और स्कूल ऑफ थॉट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ जो है इस्लामिक प्रैक्टिसेस ही की जाएंगी, और जो प्रैक्टिसेस अन इस्लामिक है उन सब को बैन किया जाएगा, और आपको जिजिया टैक्स भी देना होगा, आपको पिलग्रिमेज टैक्स भी देना होगा अगर आप नॉन मुस्लिम्स हैं तो। So that was the idea of औरंगजेब कि अगर आपने एम्पायर को इस्टेब्लिश अच्छे से करना है और काफी ज्यादा उसको हमने एक्सपैंड भी करना है तो आपको थोड़ा सा ये स्ट्रेटजीज अपनानी पड़ेंगी। तो यहाँ पे दो स्कूल ऑफ थॉट्स आते हैं कि भाई एक तो वो कहते हैं जो इन्होंने औरंगजेब ने जो भी किया वो टेरिटरीज को एक्सपैंड करने के लिए किया। दूसरे वो भी हैं जो कहते हैं कि सेल्फिश मोटिव था कि भाई जो इस्लाम में नहीं मानता है, जो मुसलमान नहीं है, अल्टीमेटली उसको यहाँ से चला जाना चाहिए। सो दैट वॉज अ सेल्फिश मोटिव। ठीक है, तो ये सारी बातें औरंगजेब के बारे में हमने पढ़ी हुई हैं। अब औरंगजेब के बाद में बहुत सारे और मुगल्स भी आते हैं, बट वो लेटर मुगल्स में आते हैं। 1707 ही ऐसा टाइम पीरियड था, 1526 से लेके 1707 तक ये साल हैं जिसमें काफी ज्यादा डेवलपमेंट जो है होती है मुगल एम्पायर के टाइम पे। इसके बाद जो मुगल्स आएंगे वो काफी इनएफिशिएंट होंगे जो है उस टाइम पर, तो ब्रिटिश ही आ जाएंगे। तो हम डिस्कस करेंगे जब कॉलोनियल एम्पायर आ चुका होगा हमारे पूरे इंडिया में। अब अगले बस हम ये देख रहे हैं कि भाई जो मुगल्स थे उनको कहाँ कहाँ से रेजिस्टेंस मिला। तो मुगल्स पूरे नॉर्थ इंडिया में है, तो नॉर्थ इंडिया में हरियाणा वाला एरिया जहाँ पे जाट पेजेंट्री है,
है ना, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान वाला जो एरिया है, यहाँ पे चूरामन जाट हुआ करते थे। 1695 से 1721 तक इन्होंने राज किया और काफी रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया था मुगल्स को उनका एरिया एक्सपैंड करने के लिए। तो काफी ज्यादा जो है ये मतलब इनको रोकते थे कि एक्सपैंड हम नहीं करने देंगे, बिकॉज इनके पास भी जो है आर्मी हुआ करती थी। इसके अलावा जितने ट्राइबल ग्रुप्स हैं, चाहे वो भील ऑफ राजस्थान है, गोंड्स ऑफ मध्य प्रदेश है, संथल्स हैं, कोच हैं, ये सब जो है ब्रिटिश के खिलाफ लड़ते थे कि भाई इनको एरिया एक्सपैंड हम नहीं करने देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो ये टैक्स लगाते हैं या फिर जो इनका रहने का तरीका है या फिर सब कुछ जो चीजें हैं वो हमें पसंद नहीं है। दैट्स व्हाई दे रेजिस्टेड अ लॉट। इसके अलावा आपको इसमें एक केस स्टडी मिलेगी रानी दुर्गावती की। जो रानी दुर्गावती हैं, ये गढ़ा किंगडम जो था, गौंड किंगडम है सेंट्रल इंडिया वाले एरिया में आज, उसका ही ना मतलब एक सब पार्ट माना जाता है किंगडम, उसकी ये क्वीन हुआ करती थी। तो शी वॉज वेरी फेमस कि भाई इन्होंने ना जो 20,000 सोल्जर्स की आर्मी रखी हुई है, 1000 एलिफेंट्स हैं इनके पास, और जितने भी इन्वेजन होते हैं इनके पूरे टेरिटरी में उसको ये बहुत बुरे तरीके से सप्रेस कर देती है। अकबर ने 1564 में किंगडम पे अटैक किया था, लेकिन काफी ज्यादा जो है मतलब इन्होंने मतलब रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया, लेकिन लास्ट में जो है शी वॉज वुंडेड एंड शी टुक हर ओन लाइफ ऑन द बैटल फील्ड टू अवॉइड कैप्चर। शी वॉज ओनली 40, ठीक है, एंड अल्टीमेटली शी बिकेम द सिंबल ऑफ रीजनल प्राइड एंड रेजिस्टेंट। एंड अल्टीमेटली आज भी जो रानी दुर्गावती हैं वो गौंड किंगडम हो गया, चाहे इंडिया एज अ सेंट्रल इंडियन एज अ गवर्नमेंट होगी ना, वो भी उनको सेलिब्रेट करते हैं। रानी दुर्गावती की जो केस स्टडी है बड़ी फेमस है एक तरीके से, ठीक है। इसके अलावा राजपूत ने भी काफी ज्यादा जो है इनको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा। आपने जैसे हम लोगों ने पिछली बार कुंभलगढ़ फोर्ट पढ़ा था जो राणा कुंभा ने बनवाया था, है ना, तो वो भी इन्वेजन से बचने के लिए बनवाया था। 36 किलोमीटर की जो वॉल बनवाई गई थी उनके द्वारा। ऐसे ही राणा सांगा भी थे। राणा सांगा है अर्ली 16th सेंचुरी में, जिन्होंने काफी राजपूत क्लैंस को इकट्ठा करवाया एंड अल्टीमेटली जो है जितनी भी बैटल्स होती थी मुगल से खिलाफ उन सबको ये हरा देते थे। जैसे बैटल ऑफ खानवा बड़ी इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ खानवा में जो है अल्टीमेटली जो है बाबर के हाथों, जो बाबर और इन सबके बीच में जो पूरी जंग होती है और काफी सारी बैटल्स ये लोग जीतते भी हैं, बट अल्टीमेटली धीरे धीरे जो है ना मुगल्स का एम्पायर धीरे धीरे स्टैब्लिश होना शुरू हो जाता है और काफी ज्यादा एक्सपैंड भी करना शुरू कर देता है। तो ये कुछ बैटल्स हैं, हम करेंगे डिस्कशन इनके बारे में डिटेल में, बट हल्का सा बस आइडिया हो कि कौन से एरिया में कहां पर रेजिस्टेंस इनको दे रहे हैं। सो राजपूत्स वर देयर। मेवाड़ के रूलर है महाराणा प्रताप, जो बड़े फेमस हैं फॉर बैटल ऑफ हल्दी घाटी, है ना, 1576 में बैटल हुई थी अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। अकबर ने अपने जनरल भेजे थे राजा मान सिंह जो थे वो भेजे थे, और महाराणा प्रताप के बीच में ये बैटल हुई थी। तो अल्टीमेटली जो है काफी ज्यादा गुरिल्ला वॉरफेयर को स्टैब्लिश करते हैं। गुरिल्ला वॉरफेयर का मतलब होता है कि ना मतलब छोटे छोटे ग्रुप्स में लड़ना और ना टेरेन को बहुत अच्छे तरीके से यूज करना, छुप जाना, फिर छुप के वार करना, और फिर जो है ना मिलना, पूरी आर्मी एक साथ नहीं आ रही है, हल्के हल्के ग्रुप्स में आ रही है। सो दैट काइंड ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर जो था काफी ज्यादा मुगल्स के अगेंस्ट इन्होंने अगेंस्ट काम किया, ठीक है। तो जो भील ग्रुप था राजस्थान वाले एरिया में, इन्होंने भी इंपॉर्टेंटली रोल प्ले किया अपना, दैट दे प्रोवाइडेड सपोर्ट टू दिस महाराणा प्रताप आर्मी, ठीक है। तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी बड़ी फेमस है, तो महाराणा प्रताप इसके लिए जाने जाते हैं। एंड अल्टीमेटली मेवाड़ ने मुगल्स के डोमिनेंस को नहीं एक्सेप्ट किया और जो भी बैटल हुई उसमें जो मुगल्स हैं वो हार के दोबारा वापस चले गए। तो दैट वाज द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। और काफी सारे ऐसे जगहें हैं जहां पर जो टेरेन की वजह से जो मुगल्स हैं वो नहीं जीत पाए, ठीक है। तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी होगी, बैटल ऑफ खानवा होगी, ये बैटल्स में बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये हम करेंगे डिटेल में, बट हल्का सा ना अभी मैं नाम इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में भी नहीं लिखी हुई है कौन जीता कौन हारा, अभी भी हमें जानने की जरूरत नहीं है इस टाइम पे, लेकिन बस हल्का सा आइडिया हो कि भाई जो मुगल रूलर्स हैं उनको किस किस फ्रंट पे रेजिस्टेंस मिल रही है फ्रॉम डिफरेंट रूलर्स ऑफ रीजन, ठीक है। तो बस ये बात ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट द अहोम्स। अहोम्स बड़े फेमस है, आसाम वाले एरिया में है ये, और 13th सेंचुरी में पूरा म्यांमार, ब्रह्मपुत्र वैली पूरा अहोम किंगडम के ही अंडर था। एंड अल्टीमेटली मुगल्स को यहां तक भी अपना एम्पायर एक्सपैंड करना था, ये यहां पर भी आते हैं, लेकिन इनका ना एक सिस्टम है, यूनिक सिस्टम, पाइक सिस्टम, ये बड़ा फेमस है, इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए। पाइक सिस्टम ये होता है कि भाई ना मतलब एक इंपॉर्टेंट जो ग्रुप ऑफ लीडर्स हैं, या फिर आप कह लो कि एक ना पूरे रीजन में एक पर्सन है जिसको ये बोला गया है कि भाई तुम्हें ना
तुम्हें या तो लेबर प्रोवाइड करना है या तो मिलिट्री में सर्विस देनी है, इसके बदले जो है हम तुम्हें लैंड राइट्स दे देंगे। तो इससे होता क्या है ना कि भाई सब लोगों को ये रहता है कि मुझे अगर लैंड राइट्स चाहिए हैं तो मिलिट्री में सर्विस देकर मैं आ जाऊं। तो मिलिट्री में सर्विस जब आप देते हैं तो यू आर वेल वर्स्ड इन ऑल दी स्ट्रैटेजीज कि भाई कैसे लड़ना है, तलवारबाजी कैसे करनी है, घुड़सवारी कैसे करनी है, तो सब चीजें आपको सिखाते हैं वो लोग। तो कहीं ना कहीं आप मिलिट्री का पार्ट बन जाते हो। जैसे ही कोई अटैक करता है आप लोगों के ऊपर, क्योंकि आपने ट्रेनिंग ले रखी होती है ऑलरेडी, भले ही अभी आप एग्रीकल्चर करते हो तो आप उसके खिलाफ लड़ सकते हैं बहुत अच्छे से। तो पूरी परमानेंट आर्मी रखने की बजाय इन्होंने जो ये मेथड ऑफ कॉन्स्क्रिप्शन है कि भाई मैंडेटोरली आपको मिलिट्री में सर्विस देना ही पड़ेगा, उसकी वजह से जो सिस्टम है वो काफी ज्यादा इनका स्ट्रांग रहा। और कोई भी इनके ऊपर अगर अटैक करता था तो पूरी की पूरी जो सिस्टम है, पूरा का पूरा जो ये इनके पॉपुलेशन है वो इनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता था। सो दैट इज कॉल्ड योर पायक सिस्टम। Every able-bodied man to provide service to the state through labor और military services। तो आपको मतलब मैंडेटोरली ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। इसकी वजह से जो है पूरी लार्ज स्टैंडिंग आर्मी मतलब है हमारे पास विदाउट अ परमानेंट आर्मी। मतलब ऐसा भी नहीं कि हमें उनके खाने पीने का ध्यान रखना है, हमें ट्रेनिंग देनी है उन्हें, ठीक है। तो कुछ साल उनको बिताने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 17वीं सेंचुरी में औरंगजेब ने मुगल फोर्सेस को भेजा था यहाँ पे, जो होम कैपिटल गढ़गांव है वहां पर अटैक किया इन्होंने। बट होम्स को सारा एरिया पता था, उनके टेरेन्स का पता था, कहाँ पे नदी है, कहाँ पे छुपना है, कहाँ पे पेड़ है, कहाँ पे जो तीर है वो सही ढंग से लगेगा। सो दे ऑल्सो अडॉप्टेड द टैक्टिक्स ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर एंड अल्टीमेटली जो है काफी लड़ाई के बाद, जिस लड़ाई का नाम बैटल ऑफ सराय घाट 1671 का है, ये इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ सराय घाट। यहाँ पे जो अहोम के मिलिट्री कमांडर थे लचित बोरफुकान, इन्होंने जो है काफी ज्यादा तरीके से लड़ाई लड़ी एंड अल्टीमेटली जो है अहोम्स वर एबल टू प्रिजर्व देयर इंडिपेंडेंस। तो अल्टीमेटली हुआ क्या ना कि भाई इनके पास थे सिर्फ और सिर्फ 10,000 मैन, मुगल्स के पास थे 30,000 सोल्जर्स। तो 1/3 सोल्जर्स हैं बेसिकली उनके पास। इसके बावजूद भी इनका गुरिल्ला वॉरफेयर या फिर इसके अलावा जो इनकी स्ट्रैटेजीज थी या फिर जो पायक सिस्टम था, उसकी वजह से अहोम्स काफी ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग उभर कर सामने आते हैं इन फ्रंट ऑफ मुगल्स, ठीक है। तो अहोम ने भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा। हमने राजपूत के बारे में पढ़ा, हमने जाटों के बारे में पढ़ा, हमने जो है अहोम्स के बारे में पढ़ा। इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा द राइज ऑफ सिख वाला जो एम्पायर है, पूरा पंजाब वाला एरिया है ना, सिंध वाला एरिया, वहां पर सिख एम्पायर स्टैब्लिश्ड है, ठीक है। गुरु नानक देव जी ने 15वीं सेंचुरी में जो है एक सिखिज्म धर्म को स्थापना किया था उसका, जिसमें इक्वालिटी, टॉलरेंस, इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल, एकुंकार, द वननेस ऑफ गॉड, इन सब की बात की थी। और जो इनके फॉलोअर्स थे उनको कहा जाता था सिख, है ना। सिख मतलब शिष्य, डिसाइपल्स, ठीक है। तो गुरु नानक देव जी ने पूरा इस्टेब्लिश किया सिखिज्म एज एन रिलीजन। इनको सिख बोलते हैं, इनके फॉलोअर्स को। एंड अल्टीमेटली स्टार्टिंग में जो सिखिज्म था वो तो एक स्पिरिचुअल मूवमेंट था, लेकिन बाद में धीरे धीरे जो है काफी मुगल रूलर्स ने जो सिख गुरु थे उनको काफी ज्यादा तंग किया, उन पर अटैक करवाए। इस वजह से जो है इन्होंने फिर लड़ाई वाले जो सिस्टम है वो भी अपनाने शुरू कर दिए थे। अब जहांगीर की अगर हम बात करें, जहांगीर ने देखा कि जो गुरु अर्जुन देव जी हैं उन्होंने उसके जो रिबेलियस सन था ना जहांगीर का, उसका सपोर्ट किया है। तो उन्होंने क्या किया, गुरु अर्जुन देव जी को मतलब मार दिया गया, ही वॉज टॉर्चर्ड टू डेथ, है ना। तो इनको शहीदी प्रोवाइड की गई। एंड अल्टीमेटली जो उनके गुरु अर्जुन देव जी के जो सन थे, सक्सेसर थे, गुरु हरगोबिंद, उन्होंने इसी वजह से जो मार्शल आर्ट है जिसको हम गटका कहते हैं आज, इसकी शुरुआत की थी। सो दैट एक सिख आर्मी भी स्टैब्लिश हो और जितने मुगल फोर्सेस हैं, अगर सिख के जितने भी गुरुज हैं उनके ऊपर अगर कोई अटैक करता है तो कम से कम हमारे को भी तो लड़ना आना चाहिए। तो इसी इंसिडेंट के बाद जो है गुरु हरगोबिंद जी ने गटका सिस्टम को शुरुआत किया था उसका, ठीक है। इसके अलावा 1675 तक आते आते जो गुरु तेग बहादुर जी थे उनके सामने कश्मीरी पंडित आए थे जो प्रोटेक्शन मांग रहे थे फ्रॉम रिलीजियस परसिक्यूशन। और जो है अल्टीमेटली ये सब बातें औरंगजेब को पता लगती हैं। औरंगजेब जो है गुरु तेग बहादुर जी को इस्लाम में कन्वर्ट होने की धमकी देता है कि अगर आप इस्लाम में कन्वर्ट नहीं होंगे तो आपको मार दिया जाएगा, ठीक है। उनको टॉर्चर भी किया जाता है काफी ज्यादा, बट फिर भी वो झुकते नहीं हैं, इस्लाम को कबूल नहीं करते हैं। एंड अल्टीमेटली जो है औरंगजेब के ऑर्डर पर ही वॉज पब्लिकली बिहेडेड इन चांदनी चौक, दिल्ली।
चांदनी चौक दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा है, वो इसी इंसिडेंट को दर्शाने के लिए बनाया गया था कि औरंगजेब के ऑर्डर्स के बाद जो गुरु तेग बहादुर जी थे उनको उनका सिर कलम कर दिया गया था। ठीक है, एक तो ये बात ध्यान रखनी है। और उसके बाद जो उनके जो सन थे गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने जो 10th थे और लास्ट गुरु थे सिखिज्म में, इन्होंने खालसा की स्टैब्लिशमेंट करी, अब मार्शल ब्रदरहुड कमिटेड टू जस्टिस इक्वालिटी एंड डिफेंस ऑफ द फेथ, कि भाई ये पूरा खालसा पंथ है, इसमें जो भी लोग रहेंगे उनको लड़ना आता होगा, ठीक, आपस में जो है भाईचारे की भावना रहेगी, और अगर फ्यूचर में कोई मुगल फोर्सेस आते हैं लड़ने के लिए तो फिर हम सारे मिलके जो है लड़ेंगे, चाहे कुछ हो जाए फिर हम उनसे लड़ेंगे। तो जो पूरा के पूरे जाट पेजेंट्री है या सिख हैं, सिख एम्पायर वाले एरिया में, और राजपूत हैं, ये सब काफी ज्यादा जो है मुगल्स को रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं। ओके, जैसे सिख सेक्रेड टेक्स्ट है गुरु ग्रंथ साहिब, ये भी जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे, इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो गुरु ग्रंथ साहिब है वो फर्स्ट कंपाइल्ड बाय गुरु अर्जुन देव जी, ही वाज द 5th गुरु ऑफ सिखिज्म। ठीक है, और अल्टीमेटली जो गुरु तेग बहादुर जी के जो 9th गुरु ऑफ सिखिज्म थे, तो उनके जो ये सारे चीजें हैं, जो श्लोक है, वो बाद में मतलब ऐड किए गए थे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई स्टार्टिंग में कंपाइलेशन किसने करी थी और लास्ट में जो चीजें हैं वो किसने ऐड करी थी। तो गुरु ग्रंथ साहिब एक बार में ही पूरी की पूरी बुक नहीं बन गई है, वो धीरे धीरे करके इसमें चीजें ऐड होती चली गई हैं। तो चाहे सिख एम्पायर हो, चाहे राजपूत हो, सब ने मुगल्स को वहां से मतलब खत्म करने की कोशिश की थी। ओके, एक तो ये। अब इसके बाद ना महाराजा रणजीत सिंह भी आते हैं पंजाब वाले एरिया में, काफी सारी जो सिख कॉन्फेडरेसीज हैं उनको इकट्ठा करते हैं, अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड एंड जो प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज्ड सिख एम्पायर है उसको स्टैब्लिश करते हैं, जो नॉर्थ वेस्ट से लेकर कश्मीर तक पूरा का पूरा फैला होता है। तो कहने का मतलब क्या है इसमें कि भाई मुगल्स के टाइम पर आपने देखा कि कैसे बाबर से लेकर हुमायूं का तुमने देखा कि बहुत ज्यादा इसने रूल नहीं किया काफी टाइम तक, और फिर अकबर का जो रूल है वो भी ना मतलब एक इनका सेट है ब्रूटल वाला, एक है टॉलरेंट वाला, तो दोनों ही हमने फेस देखे इनके। इसके बाद हमने औरंगजेब को डिटेल में देखा कि भाई कैसे कैसे जो है ये रूल करने के लिए अपने जो भाई हैं, अपने जो चाचा वगैरह, उन सबको भी इसने मरवा दिया था। ठीक है, तो और इसके अलावा जो पूरे मुगल फोर्सेस हैं, मुगल एम्पायर स्टैब्लिश हो गया है, और इनके टाइम पर चाहे वो जाट पेजेंट्री वाला एरिया हो, चाहे वो अहोम्स हो आसाम वाले, चाहे वो राजपूत हैं, और चाहे वो सिख्स हैं, ये सब जो है अल्टीमेटली इनको आगे बढ़ने से रोकते हैं। दे प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू देयर एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरीज। ठीक है, अब बात करेंगे इनकी डिफरेंट लाइफ की कि भाई दिल्ली सल्तनत के टाइम पे कैसा पॉलिटिकल सिस्टम था, एडमिनिस्ट्रेशन था या सोशल लाइफ थी, उसके बारे में देखते हैं। अब हर जगह पर एक ही सिस्टम है यार कि मतलब जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो किस किस से होता है कि कलेक्टिंग फीस एंड टैक्सेस, इससे ही आता है। जो भी टैक्स हम एग्रीकल्चर पर लगाते हैं उससे हमें रेवेन्यू क्रिएट होता है। तो ये सब जो है, ये जो है सारा का सारा रेवेन्यू क्रिएशन यहीं से ही हो रहा है। दिल्ली सल्तनत के टाइम पे जो सुल्तान है, he is considered to be the absolute authority as the political and military head। इसका सारा सारा काम ये होता था कि भाई हमें इस पूरे एरिया को बचाना है फ्रॉम ऑल द इन्वेजन्स, और साथ ही साथ जो है टैक्सेस और फीस को भी हमें करना है कलेक्ट। ठीक है, एक तो ये इन्होंने सिस्टम चलाया था इक्ता सिस्टम। आपको याद होगा हमने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक किया था, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक। जिसके बाद आते हैं इल्तुतमिश ने ना, इल्तुतमिश लेकर आते हैं इक्ता सिस्टम। इक्ता सिस्टम में क्या होता है ना कि भाई जो इक्तादार होते हैं उनको लैंड दी जाती है कि भाई ये प्रॉपर एरिया ना तुम्हारा है, लेकिन ये जो टेरिटरी है वो अभी भी स्टेट की ही है, वो किंग की ही है, बस ये एरिया आप लोगों को दिया गया है, आप इसके इख्तादार हैं, और इसमें पूरी एरिया में जो भी टैक्स है, रेवेन्यू है, वो आप लोगों ने कलेक्ट करना है। इसको कलेक्ट करने में जो भी खर्चा आता है आपका, वो सारा का सारा किंग देगा आपको। इसको छोड़ के जो पूरा टैक्स आपने करना है कलेक्ट और वापस दे देना है दोबारा टू राजा। तो इसको हम बोलते हैं इख्तादार सिस्टम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अब ये जो पूरा इख्तादार हैं, ऐसा नहीं थे कि भाई अगर आप इख्तादार हैं तो आपके जो बेटे होंगे वो भी इख्तादार ही होंगे, नहीं। दिस पोस्ट वॉज नॉट हेरिडिटरी इन नेचर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ये था कि जो सुल्तान है, जैसा उनको लगता था कि यार ये पर्सन ठीक इख्तदार बन सकता है, यहाँ पे अच्छा रेवेन्यू कर सकता है, करेक्ट है यहाँ से, तो उसको ही बनाया जाता था पूरा इसका हेड।
ठीक है, तो एकता सिस्टम क्या था, कौन शुरू कर रहा था, ये अपने को आइडिया लग चुका है। इसके अलावा जो मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क है उसमें सिस्टम क्या था। अकबर ने ना बहुत ही सेंट्रलाइज सिस्टम चलाने की कोशिश की थी, बट ऐसा नहीं था कि उसने की ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया था। ग्रास रूट लेवल पर भी चीजें भी एग्जिस्ट करती थी। विलेज लेवल पे ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स जो थे सेल्फ गवर्नेंस के, वो अभी भी चलते थे। अकबर के टाइम पे जैसे जो दीवान थे, जो एक पोस्ट है बेसिकली सारी की सारी, दीवान जो थे वो देखते थे फाइनेंसेस कि भाई कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा बचा हुआ है, क्या हम अटैक कर सकते हैं किसी के ऊपर, इन्वेड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मीर बख्शी जो है वो मिलिट्री को संभालते थे। जो खाने सामान है, पब्लिक वर्क्स, ट्रेड, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, इन सबको देखते थे। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आता है कि भाई कौन सा जो काम है वो कौन करता था। ठीक है, जो सदर है वो रिस्पॉन्सिबल थे जस्टिस के लिए। कुछ भी मतलब कोई भी अगर किसी ने किसी के ऊपर अटैक कर दिया है या फिर कोई लड़ाई वगैरह हो गई है तो डिसीजन देना, एजुकेशन में, रिलीजन में, इन सब के जो मैटर्स थे वो सब ये देखते थे। पूरा जो एम्पायर है, एम्पायर के 12 प्रोविंसेस हुआ करते थे जिसे हम सूबा कहते थे। ठीक है, ये आगे जो सूबा है आगे और सब डिवाइड हुआ करते थे, एंड लास्ट तक आते आते फिर विलेज लेवल पर जो सेल्फ गवर्नेंस है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो अलग अलग जो पोस्ट हैं वो क्या क्या बात संभालते थे ये अपने लिए जरूरी है। ठीक है, तो मुगल एम्पायर के टाइम पे काफी सारे सिस्टम जो है वो सॉर्टेड थे। इसके अलावा इन्होंने शुरू की थी मनसबदारी सिस्टम। अकबर ने शुरू किया था मनसबदारी सिस्टम। अबुल फजल ने ना आईन अकबरी लिखी थी, उसमें लिखा था कि भाई ये क्या होता है, मनसबदार कौन होते हैं, मनसबदारी सिस्टम क्या होती है। इन्होंने बताया कि भाई ना हर ऑफिसर को ना मतलब जो मनसब है इनका एक रैंक होता है बेसिकली। जैसे मान लो कि मनसब ना 2 तरीके से होते हैं, एक है जात, एक है सवार। जो कोई भी ऑफिसर है उसको जैसे मान लो 3000 जात, मतलब कि इसके हिसाब से उसकी जो सैलरी है वो डिसाइड होती है। ठीक है, रैंक के साथ 1000 है, 2000 है, 3000 है, कितना है। सवार है कि भाई जब ये जो ऑफिशियल है उसको कितने जो है घोड़े रखने हैं, कितने एलिफेंट्स रखने हैं, कि अगर किसी ने हम पर अटैक कर दिया तो क्योंकि जो है आपको हमने ये डिसीजन दिया हुआ था कि भाई आपको हम सैलरी देंगे, लेकिन इसके बदले में ना आप लोगों ने इतने सारे जो ये घोड़े, एलिफेंट वगैरह भी रखने हैं। इससे क्या होता ना कि पूरी बड़ी आर्मी क्रिएट हो रखी होती थी, बट उसका जो पूरा मैनेजमेंट था वो सुल्तान के हाथ में नहीं होता था, वो मतलब किंग के हाथ में नहीं होता था। तो अटैक अगर कोई करेगा तो काफी अच्छी आर्मी है हमारे पास। एंड मनसब जो थे दे वर एक्सपेक्टेड टू मेंटेन अ प्रिसाइज नंबर ऑफ एलिफेंट्स, हॉर्सेस, कैमल्स एज वेल एज ट्रूप्स फॉर द स्टेट। इसके जैसे क्या होता ना कि जितने भी मनसब थे, जो मनसबदार थे बेसिकली, उन सबके पास अपनी अपनी आर्मी हुआ करती थी। तो जैसे किंग ने ऑर्डर दिया कि भी अटैक हो रहा है हमारे ऊपर, तो फटाफट सारे जो इकट्ठे हो जाते थे और सारे के सारे जो है आर्मी लेके पहुंच जाते थे अपनी। तो बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे परमानेंट सेंट्रलाइज आर्मी रखने की बजाय जो सिस्टम था वो काफी ज्यादा सही था। ठीक है, तो जो मनसबदार हुआ करते थे इनको ना प्रॉपर एक लैंड भी असाइन होती थी कि भाई यहाँ से जो रेवेन्यू आएगा वो सारा तुम्हारा है। इसीलिए इनको हम जागीरदार भी कहते हैं, क्योंकि लैंड को हम जागीर कहते हैं बेसिकली। ठीक है, तो मनसबदारी सिस्टम क्या होता है, इक्ता सिस्टम क्या होता है, पायक सिस्टम क्या होता है, ये कुछ चीजें हैं जो हमारे आगे काम आएंगे कि भाई क्या इनका मतलब था। तो हल्का सा आइडिया होना चाहिए, हमें ओवरव्यू सा ही ले रहे हैं हम लोग अभी। ठीक है, अकबर की टॉलरेंस पॉलिसीज भी थी, बिल्कुल सही बात है, हमने देख ही लिया ये। तो इन्होंने काफी सारे जो मतलब हिंदू ऑफिशियल्स को भी रखा था अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में, बट ये भी माना जाता है कि भाई ज्यादातर जो इंडिविजुअल्स थे वो मुस्लिम्स ही थे, है ना। मतलब इससे ज्यादा तो नहीं थे कि 1/3 मान लो हिंदूज हो गए, तो मतलब दैट डिपेंड्स। लेकिन ऐसा नहीं था कि प्रॉपर पूरी ही टॉलरेंट पॉलिसी है, थोड़ा सा सिस्टम ठीक हो गया था बट इतना भी नहीं। टोडरमल जो थे वो इनके अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो पूरा का पूरा सर्वे करते थे, क्रॉप यील्ड कैसी आई, प्राइसेस क्या है उनके, और किसके आधार पर कितना टैक्स लेना है फार्मर्स से। तो वो सब चीजें जो है फाइनेंस मिनिस्टर के हाथ में होती थी। ये भी अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है, तो बस पता होना चाहिए हमें इसके बारे में। लोगों की लाइफ भी थोड़ी सी मतलब ठीक थी, ट्रेड अच्छा चल रहा था। यहाँ पे श्रेणीज और जातीज जो थे, जैसे श्रेणी जिसको हम गिल्ड्स कहते थे ना, हमने पढ़ा था एंशिएंट हिस्ट्री में कि अ ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स, है ना। तो एक काइंड ऑफ ट्रेड यूनियन सा है ये, है ना, गिल्ड्स हैं ये। तो काफी सारे जो सिस्टम्स हैं वो इस्टेब्लिश्ड हैं। साथ में जो लोन वगैरह लेने का सिस्टम भी काफी अच्छा था यहाँ पे। तो काफी ट्रेड यहाँ पर इंप्रूव कर रहा था, काफी नई सिटीज बन रही थी। जो मुगल्स थे वो आज भी रुपया और दाम, जैसे रुपया सिल्वर कॉइन को बोलते थे, जो दाम था वो कॉपर कॉइन को बोलते थे। तो काफी ये डेवलप कर रहे थे, तो काफी अच्छी इकोनॉमी चल रही थी हमारी। पर्शियन व्हील भी जो है मुगल्स के टाइम पर काफी फेमस हुआ था, यूज करते थे एग्रीकल्चर में हम लोग। ठीक है, इरिगेशन के सिस्टम भी काफी अच्छे थे, और काफी जो
फूड क्रॉप्स हैं चाहे नॉन फूड क्रॉप्स हैं, दोनों में ही जो है काफी ज्यादा आपको यील्ड देखने को मिलती थी। तो ये दैट इज बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ इरिगेशन मेथड्स इन द एग्रीकल्चरल सिस्टम। तो इसकी वजह से था सब कुछ ये, ठीक है। हम इंपोर्ट्स भी करते थे, एक्सपोर्ट भी करते थे। इंपोर्ट में जो है हम लोग जो है अपने सिल्क हो गए, हॉर्सेस, मेटल्स, लग्जरी गुड्स, ये हम सब जो है इंपोर्ट करते थे। इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे हमारे पास, कैलिकट, मैंगलोर, सूरत, मसूलीपट्टनम, ये जितना भी टाइम पीरियड है मुगल्स का, काफी ज्यादा ट्रेड वाइज आपको इसमें एक्सपेंशन देखने को मिलेंगे। हम शिप्स को बिल्ड करते थे, हम यूटेंसिल्स बनाते थे, हम ऑर्नामेंट्स बनाते थे, हम ओवरसीज ट्रेड करने के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती थी उन सबको यहीं पर ही बनाते थे। सो काफी सेंचुरीज जो थी वो ट्रेड वाइज अच्छी थी यहाँ पे। इसके अलावा ना यहाँ पर मर्चेंट्स ने सिस्टम डेवलप किया होता, हुंडी सिस्टम, है ना। हुंडी सिस्टम इज बेसिकली ना, जैसे मान लो कि आप सूरत से जा रहे हैं टू बांग्लादेश जा रहे हैं, ढाका जा रहे हैं, आप ट्रेड करना है आपने, तो आप ना कुछ सामान ढाका से आपने लेकर आना है, तो आपको पैसे अपने साथ लेके जाने पड़ेंगे। लेकिन आप इतनी दूर तक जाओगे तो बीच में क्या पता कोई लूट ले आपको, है ना, कोई छीन ले आपसे सारे पैसे ये। तो ये क्या करते थे ना, सूरत में इसने क्या किया, यहाँ पे जो प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम उस टाइम पे शुरू हो गया था, तो इसने ना इतने मान लो 5,000 रुपए इसने यहाँ पे जमा करवा दिए, एक पेपर ले लिया उसके बदले कि भी 5,000 रुपए जो है मैंने यहाँ पे जमा करवा दिए हैं। ये पेपर जाके ढाका में जो है बैंकिंग सिस्टम में ये देगा और वहां से जो है 5,000 रुपए निकलवा के इस पर्सन को यहाँ पे दे देगा, या फिर ये जो पर्सन है इसको ये पेपर ही दे देगा, पेपर जाके जो ये बैंक में जाएगा अल्टीमेटली वहां से पैसे निकाल लेगा आपने। तो दैट वाज द सिस्टम। ये सबसे पहला जो बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम है उसकी शुरुआत मानी जाती है कि भाई फिजिकली करेंसी को ट्रांसपोर्ट करने की बजाय जो है आप इसको ऐसे भी ट्रांसफर कर सकते हैं सो दैट आपको बीच में जाते हुए कोई लूट ना ले, है ना। तो ये सब चीजें एग्जिस्ट कर रही थी, दैट इज व्हाई द ट्रेड वाज वेरी वेरी प्रॉस्परस इन नेचर। ओके, सो दैट्स व्हाई इट वाज इंपॉर्टेंट टू नो। और इसके अलावा जो टेम्पल्स थे उसके पास भी काफी सारी हमारी जो चीजें हैं वो रहती थी, काफी वेल्थ जो है वो यहीं से ही आती थी, हमारे लोग दान देते थे। इसके अलावा जो है लोग खुद ही इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते थे, कम्युनिटी का इरिगेशन वगैरह का, धर्मशाला बनवाते थे, छत्र बनवाते थे ताकि लोग आके यहाँ पे रह सकें। तो काफी सिस्टम जो है वो उस टाइम पे मतलब ठीक था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अलावा जो है यहाँ पर मुगल्स धीरे धीरे 1707 के बाद लेटर मुगल्स आएंगे, फिर कॉलोनियल एम्पायर आएगा। अभी भी ना हम लोगों ने इसमें जैसे मराठा एम्पायर है उसकी डिस्कशन नहीं करी है। मराठा एम्पायर के लिए अलग से चैप्टर है, अगेन द 3rd चैप्टर ऑफ 8th क्लास के एनसीईआरटी, उसको हम करेंगे कल के क्लास में। लेकिन आपको इतना आइडिया लग जाना चाहिए कि यार मुगल्स किस तरीके से अपनी पावर को कंसोलिडेट करके रखे हुए थे और कैसे जो है आगे जाते जाते इन्होंने कितने सारे लोगों से रेजिस्टेंस फेस किया था, चाहे वो पंजाब हरियाणा वाले एरिया हो, चाहे असम वाले एरिया हो, चाहे आपके डेक्कन वाले एरिया हो। तो काफी जो है मराठा अभी आएंगे, उसके बारे में डिस्कशन हमें करनी है। आप इसको रिवाइज करो। इसमें जो सिस्टम्स हम लोगों ने डिस्कशन करी है जिसमें कि हुंडी क्या होते हैं, या पायका सिस्टम, इक्तदार सिस्टम, मनसबदारी, या जात सवार, ये सब क्या होते हैं, अकबर ने कौन सी पॉलिसी अपनाई, उसके दरबार में कौन कौन से रत्न थे, क्या क्या वो काम करते थे, क्या क्या उनकी पोस्ट का नाम था। सो दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर ही हमारी आगे की कहानी बनेगी। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज फैक्ट्स। इसके बाद हम मिलेंगे मराठा एम्पायर के टाइम पे, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत रहेगी तो प्लीज बताइएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।